बीएसटी का मैंने कौन सा और ग्रुप बनाया था? बेटा शुरू कर दें। चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है बेटे? ऑर्गेनाइज करने का मतलब होता है बेसिकली कि कौन क्या करेगा, है ना। ऑर्गेनाइज करने का मैं और साधारण शब्दों में आपको बताता हूं बात। एक हमें ऑर्गेनाइज करने का मतलब नॉर्मली क्या लगता है बेटे कि घर में जैसे मम्मी ने कहा अपनी कबर्ड जो है ऑर्गेनाइज कर लो बेटे। हम अपनी किताबें जो हैं वो ढंग से रख देते हैं, अपने कपड़े ढंग से रखते हैं, वरना हमारी किताबों और कपड़ों का क्या हाल होता है, हम अलमारी खोलते हैं और कपड़े हमारी ओर बढ़ते हैं, है ना, तेजी से बढ़ते हैं, तो उसको कहते हैं डिसऑर्गेनाइज्ड। और अगर ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसको ढंग से रख लेते हैं। अब यहाँ पर हम जब कह रहे हैं ऑर्गेनाइज करने का मतलब, मैनेजमेंट में हम जब ऑर्गेनाइज करने का मतलब कह रहे हैं कि यार क्लियर कट काम आइडेंटिफाई कर लो। ठीक है, क्या आइडेंटिफाई कर लो? काम आइडेंटिफाई कर लो कि कौन से काम है, और वो काम कौन करने वाला ये आइडेंटिफाई कर लो। उन कामों को बांटकर कुछ लोगों को अथॉरिटी दे दो, कुछ लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बना दो। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर में बॉस सबॉर्डिनेट करते करते एक ढांचा बना दो जिससे पता चले कि यार ये ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, और हमें पता चले कौन से काम के लिए कौन जिम्मेवार है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हम जब होटल जाते हैं खाना खाने, हमें पता होता है कि खाना खिलाने वाला कौन है, यानी सर्व करने वाला कौन है, और बिल लेने वाला कौन है। कैसे पता चल जाता है? कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज को ऑर्गेनाइज करके रखा है। वॉशरूम के बाहर कौन बैठा है ये भी हमें पता चल जाता है। उन्होंने आजकल उसको कपड़ों से डिफरेंशिएट करना शुरू कर दिया है, अदरवाइज वहां पर काम डिसाइडेड है कि कौन सा काम किसका है। आपके स्कूल में आपको पता चल जाता है कि आपको पढ़ाने वाला कौन है, आपके स्कूल में चपड़ासी कौन है, आपके स्कूल में प्रिंसिपल कौन है, और आपको, आप मानेंगे इस बात को, आपको मालूम होगा कि प्रिंसिपल के क्या काम होते हैं। अगर मुझे ये काम करना है तो मुझे किसके पास जाना है। मैं फीस पे कर चुका हूं लेकिन मेरी फीस अभी भी ड्यू दिख रही है, मुझे प्रिंसिपल के पास जाने की जरूरत नहीं है, और मुझे अपने टीचर से बात करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा? अकाउंट्स, फीस डिपार्टमेंट, है ना। वहां काम डिवाइडेड है, ऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन अगर एक ही आदमी सारे काम कर रहा हो तो मैस हो जाएगा, वहां पे काम खराब हो जाएगा, है ना। वन मैन शो अगर हम करने लगे तो वहां काम खराब हो जाएगा। तो ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं? हम काम आइडेंटिफाई करते हैं पहले तो। अगर हमें काम ही नहीं पता तो फिर हम ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। और मैं आपको एक बात बताता हूं, आप इमेजिन करिए कि आप एक नई कोई कंपनी, नई फर्म, कोई फैक्ट्री खोल रहे हो, कोई दुकान खोल रहे हो, कोई बड़े स्केल का काम बिजनेस खोल रहे हो। आप हैरान हो गए ये बात जानकर के, आप अगर इन एक्सपीरियंस हो तो आपको यही नहीं पता चलेगा कि काम कौन से इन्वॉल्व है। आप सोच के देखो एक बार, 2 मिनट के लिए सोचो कि आपने फैक्ट्री खोली गारमेंट्स की। किसकी फैक्ट्री खोली? गारमेंट्स की फैक्ट्री खोली है, और आप आइडेंटिफाई करो कौन से काम करने हैं। आपको सीधा सीधा यही ध्यान आएगा, अरे कपड़े बनाने हैं बस। आपको इसके अलावा काम भी ध्यान नहीं आएगा। हाँ या नहीं? मैंने चाय का स्टॉल खोला है, क्या काम है? चाय बनानी है, जबकि चाय बनाने के अलावा 50 काम होंगे। हाँ या नहीं? कप धोने हैं, कप अपना लगाने हैं,
चीनी, चाय पत्ती, दूध लाना है टाइम से, चाय डिस्ट्रीब्यूट करनी है, पैसे काटने हैं, किसका क्या हिसाब है ध्यान रखना है। एक चाय के स्टॉल पे जब इतने काम हो सकते हैं तो बड़ी दुकान, बड़े फर्म, बड़ी कंपनीज में कितने काम हो सकते हैं। तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन से काम करने हैं। देखिए छोटी ऑर्गेनाइजेशन में काम होते हैं, बंटते हैं, लेकिन उनकी ग्रुपिज्म नहीं होती ज्यादा, क्योंकि बहुत बड़े, बहुत ज्यादा काम होते नहीं हैं। लेकिन जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसमें काम बट भी जाते हैं, और उन कामों को बांटने के बाद उनके ग्रुप्स भी बन जाते हैं। फिर आप एक ग्रुप को कहते हो फाइनेंस डिपार्टमेंट, एक को कहते हो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, एक को कहते हो मार्केटिंग डिपार्टमेंट। क्या कर रहे हो ये? ऑर्गेनाइजिंग, इसको हम क्या कहते हैं? इसीलिए इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दो चीजें, डिविजनल स्ट्रक्चर और फंक्शनल स्ट्रक्चर। आपको जितनी केस स्टडी उसकी मिलेंगी, किसी की नहीं मिलेंगी। अच्छा बताइए ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ये फंक्शनल है या डिविजनल है? आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे। अच्छा फिर छोटा मोटा कुछ रह जाता है तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा फॉर्मल कौन सी होती है और इनफॉर्मल कौन सी होती है? तो ये मोटे मोटे दो तीन चीजें हैं। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किसको कहते हैं, डेलीगेशन किसको कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन किसको कहते हैं, फंक्शनल डिविजनल कौन से होते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल। इनके आसपास आपका चैप्टर घूमेगा देखना, और आपकी केस स्टडी इसी में से निकल के आएगी। अभी तक आपको मैंने जो भी चैप्टर के केसेस बताए हैं, क्या आपको केस स्टडीज दिख रही हैं? और ऐसा नहीं कि मैंने जो आपको बताया तो मैं जानबूझ के वो टेस्ट में आपको दे रहा हूं। आप ढूंढ के निकालोगे, उस पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाओगे, आप उस पर प्रोबेबिलिटी लगाओगे, तो आपको यही निकल के आएंगी केस स्टडीज देखना। इट इज साइंटिफिकली प्रिपेयर्ड टेस्ट पेपर्स, फंक्शनल और डिविजनल का। तो ऑर्गेनाइजिंग, आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग वेरियस एक्टिविटीज इनटू जॉब्स एंड देन सब ग्रुपिंग दीज जॉब्स इनटू सेक्शंस एंड डिपार्टमेंट्स इनटू सिंगल यूनिट फॉर अचीविंग अ स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस समझते हैं बेटा। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले मेरा काम है मैं काम आइडेंटिफाई कर लूं। अगर मेरे बिजनेस में 50 काम है, 50, तो मैं 50 आइडेंटिफाई कर लूं। और मेरे बिजनेस में अगर 5 काम है तो मैं 5 आइडेंटिफाई कर लूं। मगर कर तो लूं, आइडेंटिफाई तो करूं मेरे काम क्या हैं। सबसे पहले मुश्किल, बहुत मुश्किल काम है ये। मान लीजिए, चलिए मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आपने ये नहीं किया यानी आप ऑर्गेनाइज नहीं है। यार हमारा काम बहुत बढ़ गया है, स्टाफ रखना बहुत जरूरी है। नॉर्मल बात है यार, काम बढ़ गया, हमें स्टाफ रखना पड़ेगा, है ना। सॉल्यूशंस एकेडमी का थोड़ा काम है, हमें स्टाफ रखना पड़ेगा। हमने स्टाफ रखा, इंटरव्यू लिए, हमने आदमी रख लिया। अब वो आदमी आ गया, हमने उसको 1 मार्च से अपॉइंटमेंट दी, 1 मार्च को वो आ गया। अब वो 1 मार्च को आकर पूछ रहा है, सर करना क्या है? मुझे पता ही नहीं। मैं उसको क्या कह रहा हूं, मैं आपको बताता हूं, जब मैं ऑर्गेनाइज नहीं हूं तो क्या करूंगा। यार तेरे को ना ये कुछ काम है, देख तू ये कैसे कैसे होता है, जरा ध्यान दे आज बैठकर, बस और कुछ मत कर। क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि क्या काम कराना है। आई हैव नॉट आइडेंटिफाइड एंड रिटन व्हाट आर द वर्क्स इन्वॉल्व्ड। तो सबसे पहला प्री रिक्विजिट है बेटे ऑर्गेनाइजिंग का, क्या? आपको क्या करना है बच्चे? काम आइडेंटिफाई करने हैं। उन कामों को आइडेंटिफाई करके उनका डिपार्टमेंटलाइजेशन करना है, डिपार्टमेंट्स में बांट दो। क्या करना है? एक जैसे कामों को इकट्ठे कर दो। ये फाइनेंस और अकाउंट्स के काम हैं, उनको अलग अलग एक ग्रुप में डाल दो। ये मार्केटिंग सेलिंग के काम हैं, उनको एक ग्रुप में डाल दो। ये ह्यूमन रिसोर्स के काम है, एक ग्रुप में डाल दो। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, मार्केटिंग में यार एडवर्टाइजमेंट वाला कोई चाहिए, एडवर्टाइजमेंट के क्रिएटिव बनाने वाला कोई चाहिए, यार सेल्स प्रमोशन के लिए कोई सेल्स पर्सन चाहिए। अब ये सारे काम मैंने किसमें डाल दिए? मार्केटिंग डिपार्टमेंट, है ना। तो यहां पर उसके बाद डिपार्टमेंटलाइजेशन के बाद असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, मुझे काम देने, मुझे वो काम देने हैं, मेरे को डिपार्टमेंटलाइजेशन करनी है। डिपार्टमेंटलाइजेशन में मैंने आइडेंटिफाई कर ली कि मेरे काम क्या हैं, और उन कामों को मैंने अब असाइनमेंट कर दिया, ड्यूटीज मैंने असाइन कर दी। मैंने किसको ड्यूटी असाइन करी? डिपार्टमेंट के लोगों को। जो जो मैंने काम आइडेंटिफाई किए हुए थे उनको दे दिए, है ना। उसके बाद इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप मैं बनाऊंगा। मैं कौन हूं? ऑर्गेनाइजेशन का जन्मदाता। मैं बताऊंगा भाई तूने एक्स ने वाई को रिपोर्ट करना है, वरना एक्स कभी वाई को रिपोर्ट नहीं करेगा, और एक्स वाई को कुछ समझेगा ही नहीं। यार जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, आपको बताया जाएगा नहीं आपका बॉस है, तभी तो आप उसको रिपोर्ट करोगे, वरना क्यों करोगे यार? और रिपोर्ट नहीं करोगे तो आप काम भी नहीं करोगे।
अगर आपको पता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी तरफ है, मेरी अकाउंटेबिलिटी इसकी तरफ है, मेरी आंसरेबिलिटी इसकी तरफ है, तो मैं काम करूंगा, वरना मैं क्यों करूंगा? मैं तो नहीं करता। आर यू गेटिंग? तो यहां पर मुझे क्या करना है, एक अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक रिलेशनशिप बनाना है, राइट? नाउ आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, जैसे मैंने आपको कहा मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स। ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक बनाया है जिसमें मैंने सारी एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करके उस एक ग्रुप में डाल दी हैं, जिसमें एडवर्टाइजमेंट है, सेल्स प्रमोशन है, पर्सनल सेलिंग है, और भी कई तरह की चीजें इसमें रिलेटेड हो सकती हैं। फिर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, मैंने उनको अपनी अपनी ड्यूटीज असाइन कर दी कि आपके क्या क्या काम हैं। उसके बाद एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग, देखिए कौन किसको रिपोर्ट करेगा। ये दो लोग इसको रिपोर्ट करेंगे, ये दो लोग इसको रिपोर्ट करेंगे, और ये दोनों किसको रिपोर्ट करेंगे। ये क्या एक स्ट्रक्चर बनता दिख गया आपको? ये जो मैंने अभी मेरी तरफ मैंने जहां इशारा कर रहा हूं, ये क्या बन रहा है? दिस इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसी को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं, जहां आपने अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिश्ता बना दिया, ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बन गया। हाँ या नहीं? नाउ एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग। बेटा ऑर्गेनाइजिंग की आत्मा समझ पा रहे हो कि ऑर्गेनाइजिंग किसको कहते हैं? ऑर्गेनाइज करना होता है कि भैया काम आइडेंटिफाई कर दिए, बांट दिया अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब मेरा काम स्मूथ चलेगा। सबको पता है किसी ने क्या काम करना है। अगर सबको पता है किसने क्या क्या काम करना है और किसको किसको रिपोर्ट करना है, आई एम हैप्पी। प्रॉब्लम तब होती है जब किसी को ये नहीं पता क्या काम करना है। हाँ या नहीं? नाउ अब ये अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद हमारी एडवांटेजेस, पहली एडवांटेज स्पेशलाइजेशन। मैंने एक आदमी को एक काम दिया और उससे कहा ये काम बार 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 तुझे यही करना है। जब वो बार बार एक काम को करेगा तो क्या होगा? वो उसमें स्पेशलिस्ट हो जाएगा, और जब वो स्पेशलिस्ट होगा तो कम इनपुट यूज करेगा, आउटपुट ज्यादा जनरेट करेगा। ये मेरे लिए एडवांटेज है, क्योंकि उसको क्लियर आइडेंटिफाई हो गया है कि मुझे ये काम करना है और रिपीटेडली करना है। देन expansion and growth. When I am organized, I can think of expansion. When I am not organized, I cannot think of expansion. आपको इसकी गहराई में एक एग्जाम्पल देता हूं, कोशिश करता हूं। इट मे नॉट बी अ वेरी परफेक्ट एग्जाम्पल। मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में मेरे काम डिवाइडेड हैं। एक छोटे से एकेडमी जैसी हमारी एकेडमी है, उसके बारे में सोचिए। हमारे काम आइडेंटिफाइड है। आपको मालूम है ना कौन सी क्लास को कौन से टीचर पढ़ाते हैं? आपने देखे, आते जाते देखे हैं लोगों को। अब वो आइडेंटिफाइड है, मेरे काम डिवाइडेड हैं कि ये काम आप करेंगे साहब, इस क्लास को आपने पढ़ाना है, इस क्लास को आपने पढ़ाना है, और कौन टेस्ट पेपर ले रहा है, कौन टेस्ट रिजल्ट दे रहा है, पेरेंट्स को कौन इंटरेक्ट कर रहा है, कैसे फीस अरेंज हो रही है, वो मार्केटिंग कौन कर रहा है, वो सब अरेंज है। अब इसके विपरीत एक सिचुएशन सोचे। एक ही दीदी हैं, घर में पढ़ाती हैं, वो हर क्लास के बच्चे को इकट्ठे बिठा लिया उन्होंने, उसको ये करा रही है, उसको ये करा रही है, उसको ये करा रही है, और बीच में कुकर की सीटी बच्चे तो वो भी दिखाती है। आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत कर रही है, प्लीज ऑफेंड, नो ऑफेंस, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा ऐसा कोई ध्यान नहीं है। लेकिन अब वो दीदी जो काम कर रही हैं, उन्होंने अपने काम को डिवाइड नहीं किया हुआ, उनका काम ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। विच ऑर्गेनाइजेशन, दीदी और अ स्मॉल ट्यूशन सेंटर, विच कैन थिंक ऑफ एक्सपेंशन? जाहिर सी बात है, जहां चीजें थोड़ी थोड़ी ऑर्गेनाइज हो गई हैं। आई एम सेइंग इट मे नॉट बी अ परफेक्ट एग्जाम्पल। सो एक्सपेंशन के लिए आपका पहला स्टेप है ऑर्गेनाइज होना। हमें क्या लगता है हिंदुस्तानियों को कि पहले एक्सपैंड करेंगे और फिर ऑर्गेनाइज करेंगे। पहले चीजों को ऑर्गेनाइज करना हमें आना चाहिए। जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमारी एक्सपेंशन आसान हो जाती है, हमें एक्सपेंशन समझ में आने लगती है कि किस और एक्सपैंड करें और कैसे एक्सपैंड करें और कौन हमारी किस चीज में हेल्प कर देगा। इज दैट ओके? बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट सिंगल आदमी की एक्टिविटी नहीं है। वन मैन शो इज नॉट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। सो व्हेन यू नो इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी और वो ग्रुप ऑर्गेनाइज ना हो तो गड़बड़ है। जब ग्रुप ऑर्गेनाइज्ड है यू कैन थिंक ऑफ एक्सपेंशन, राइट? नाउ एक्सपेंशन के बाद इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। You can provide the clear picture of jobs and related duties, overlapping and confusion. Confusion नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है आप ये समझ लो कि आपको, ऐसे समझिए कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, कि आपस में झगड़े ना हो, आपस में कंफ्यूजन ना हो,
आपस में कोई एक दूसरे से कोई ईगो क्लैशेस ना हो। कब होंगे? जब सबको एक दूसरे का काम क्लियर होगा, सबको पता है मैंने क्या काम करना है और किसको रिपोर्ट करना है। लेकिन जब ये नहीं होगा, दो लोग एक ही काम को करेंगे। बॉस को इंप्रेस करने के लिए ए भी वही काम कर रहा है और बी भी वही काम कर रहा है, दोनों एक ही काम कर रहे हैं, हाँ या नहीं? दोनों का काम एक तो ओवरलैप होगा, डुप्लीकेसी होगी, वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगी, आपस में क्लैशेस होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन मुश्किल हो जाएगा। बट अगर ए और बी का काम क्लियर होगा, उनको पता होगा कि उनको क्या काम करना है, ओवरलैपिंग नहीं होगी, कंफ्यूजन नहीं होगी, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होंगे। एम आई राइट? बात समझ रहे हैं? सो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ग्रोथ ऑफ पर्सनल। पर्सनल कौन है? लोग जो हमारे यहां काम कर रहे हैं। जब तक आप उनको उनका काम आइडेंटिफाई क्लियर नहीं बताओगे, उन लोगों की ग्रोथ के कोई चांस ही नहीं है, कोई स्कोप नहीं है बेटा, कोई स्कोप नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, उदाहरण सुनिए। आपने एक आदमी अपने पास रखा, वो आदमी आपके सारे काम करता है, छोटे मोटे बड़े सारे काम आप उससे कराते हैं, ठीक है। एक दूसरा आदमी है किसी और जगह पर, वो आदमी केवल और केवल लेट्स से वो कुकिंग करता है बस। मैं बहुत छोटे, मैं स्टार्टिंग लेवल की बात कर रहा हूं। अब वो सिर्फ कुकिंग करता, जो कुकिंग करता है धीरे 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 क्या होगा? अच्छा कुक बन जाएगा। और लेकिन जिससे आप सारे काम करा रहे हो, जैक ऑफ ऑल ट्रेड ऑफ नथिंग, है ना, तो वो कहीं पर भी कुछ नहीं बन पाएगा, उसके ग्रोथ के चांसेस कम है। आई एम नॉट सेइंग कि वो ग्रो नहीं करेगा, ये कोई ऐसा नहीं होता कि लिखा गया कि हाँ भाई वो तो ग्रो ही नहीं करेगा। ही मे ग्रो बट द चांसेस आर लेस। बट द वन हु इज डूइंग one job clearly, repeatedly, he is becoming specialist of that job, so there are chances of growth. He knows clear cut what is to be done, right? दूसरे को पता ही नहीं है क्या करना है, तो growth of personal. Now optimum utilization of resources. अब इन सारी बातों से हमें क्लियर हो रहा है बेटा कि अगर हम ऑर्गेनाइज्ड हैं तो क्लैशेस कम है, ओवरलैपिंग कम है, कंफ्यूजन कम है, वेस्टेजेस कम है, तो हमारे रिसोर्सेज बेटर तरीके से इस्तेमाल होंगे। आप यही लिखेंगे वहां पर भी कि इट रिड्यूसेस द ओवरलैपिंग, इट रिड्यूसेस द कंफ्यूजन, इट रिड्यूसेस द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। सिंपल, दैट इज हाउ यू कैन। अच्छा, गिव एन एग्जांपल। एक काम और कर सकते हैं वहां पर, ए और बी, अगर आप कहीं लिख रहे ए और बी की छोटा सा पिक्चर बनाया, उन दोनों के बीच में लड़ाई दिखा दी, उनका कोई डायलॉग लिख दिया, it will be a very impressive answer, I'm telling you. You can do that. In business studies, you can happily do that. ठीक है? अगर आप ये क्रिएटिविटी करना चाहें, अडेप्टेशन टू चेंज। चेंज आ रहा है, कुछ बाजार में चेंज आ रहा है, हर काम में आता है। ये बात तो हम करीबन आज तीसरा दिन है हम इस बात को कर रहे हैं, है ना। हमने वो YouTube की वीडियोस बनाई थी, 3-3, 4-4 मिनट की, 30 सेकंड की रील ने उनकी धज्जियां उड़ा दी। अब कुछ और आ जाएगा, फिर उनका कुछ हो जाएगा। तो चेंज तो रोज आ रहा है, हाँ या नहीं? हो सकता है कि आने वाले टाइम में YouTube को सर्वाइवल में मुश्किल हो। लेकिन जब मैं यहीं क्लियर नहीं हूं, आई एम नॉट ऑर्गेनाइज्ड, तो वहां पर मैं चेंज अडेप्ट नहीं कर सकता। व्हेन एनी एम्प्लॉय रिटायर्स और क्विट, इट इज इजी फॉर अ न्यू एम्प्लॉय टू एडजस्ट क्विकली बिकॉज जॉब प्रोफाइल आर क्लियरली डिफाइंड। ये कितनी बढ़िया बात कही यहां पर। पुराना आदमी जा रहा है, नया आदमी रखा जा रहा है, बहुत आसान है, काम क्लियर है ना। मैंने अभी आपको कहा हमने एक आदमी रख लिया, हमें ये नहीं पता उससे क्या काम कराना है, 6 महीने में वो भाग गया, हमने नया आदमी रखा, पहले वाले से 6 महीने हमें समझ में नहीं आया उससे क्या कराना था, नए वाले का क्या करें? वेस्ट हो रहा है पैसा, टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन अगर पहले वाले का काम क्लियर था, उसके काम आइडेंटिफाइड थे कि तेरे 6 काम हैं, नया वाला आएगा, क्या करेंगे? वो 6 काम है बेटा तेरे। तो अडेप्टेशन टू चेंज इज वेरी इजी।
नाउ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मैंने आपसे कहा दो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फॉर्मल और इनफॉर्मल। बेटा फॉर्मल और इनफॉर्मल जैसा आप अपनी भाषा में समझते हैं ना, फॉर्मल इनफॉर्मल वही है। फॉर्मल इनफॉर्मल कौन से हैं? फॉर्मल जैसा आप अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन ने बांध दी है और उसी ऑर्गेनाइजेशन की अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से आप चल रहे हैं कि ये मेरा बॉस है, मुझे इस बॉस से किस तरीके से बात करनी चाहिए, दैट इज फॉर्मल। लेकिन कभी कभी अधिकतर होता है ऑर्गेनाइजेशन जब बड़ी होती हैं तो उनमें क्या होता है कि लोगों के बीच में आपस में भी दोस्ती होती है, उसमें ना डिपार्टमेंट होता है ना कुछ, देयर इज नो डिपार्टमेंट। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक डिपार्टमेंट है मार्केटिंग, जो क्या करते हैं वो एडवर्टाइजमेंट और वो सेल्स प्रमोशन, यही उनका काम है सारा दिन। एक डिपार्टमेंट है फाइनेंस एंड अकाउंट्स, जो सारे पूरी ऑर्गेनाइजेशन की सैलरी, खर्चे, इनकम, इन सब का हिसाब किताब रखते हैं। एक है प्रोडक्शन, जो मेन प्रोडक्शन करते हैं, जैसे आप कपड़े बनने हैं तो कपड़े बना रहे हैं, हाँ। अब मान लीजिए चलो ये तीन ही डिपार्टमेंट है, हम और इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं। एक आदमी है फाइनेंस डिपार्टमेंट में जिसका नाम है ए, और एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आदमी है बी। दोनों हम उम्र हैं, एक ही गांव से हैं, एक ही शहर से हैं, उस कंपनी में आकर काम कर रहे हैं। उनमें दोस्ती होना स्वाभाविक है, हाँ या नहीं? और ऐसे ए बी सी डी हर डिपार्टमेंट के लोग मिल सकते हैं। अगर वो लोग मिलकर आपस में किस लिए मिल रहे हैं बेटा? वो कहां मिले? वो कहां मिले? उस कंपनी में मिले। अगर उस कंपनी में नहीं होते तो शायद नहीं मिलते। अब उस कंपनी में मिले और उनकी आपस में एक इनफॉर्मल सी एक बॉन्डिंग हो गई, और उस बॉन्डिंग के तहत वो आपस में काम भी कभी कभी डिस्कस करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमेशा गप्पे ही मारते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा पार्टी ही करते हैं, वो काम भी डिस्कस करते हैं। दैट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और ऐसे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम भी करवा लेते हैं। आई नो, मेरे को मेरा बॉस कहता था यार तेरी ना जान पहचान मार्केटिंग वालों से है। मैं तो पढ़ाता, हमारा पढ़ाने का काम था कॉलेज में, हमारा एकेडमिक्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, ऐसे कई डिपार्टमेंट थे। तो मेरा बॉस मुझे कहा करता था कि यार तेरा ना मार्केटिंग वालों से बातचीत है, तो ये काम करा ले, उसको बोल ये कर दे। दिस इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अब आते हैं हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, डेलिबरेटली प्लान्ड। प्लान्ड भाई by the top management to achieve the specified objective through the network of authority and responsibility. Now, features of formal organization. कैसी होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? क्रिएटेड डेलिबरेटली, जानबूझकर बनाई जाती है, अनजाने में ऐसे नहीं बन जाती, ठीक है। इनफॉर्मल, जानबूझ के नहीं बनाई जाती, अपने आप बन जाती है। रिजल्ट इनटू क्रिएशन ऑफ अ स्केलर चेन, स्केलर चेन बनती है। अभी आप ये क्या देख रहे थे? ये जो देख रहे थे ये क्या था? ये स्केलर चेन ही तो है, इजंट इट अ स्केलर चेन? जो स्केलर चेन आपने ऐसे वो ट्रायंगल बना हुआ देखा है किताबों में अपनी, वो सीढ़ी सी बनी हुई देखी है, वो यही तो है स्केलर चेन। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से स्केलर चेन बनती है। एक्स्ट्रा एम्फेसाइज टू वर्क देन सोशल नीड। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सोशल नीड्स पूरी होती हैं। जब आप एक दूसरे से गप्पे, पार्टियां, ये सब करते हैं तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आपकी अपनी सोशल नीड्स पूरी होती हैं। मगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आपकी सोशल नीड्स पूरी नहीं होती, यहां पे काम होता है। Then assigned a specific job to individual and fixed authority. एक इंडिविजुअल को काम दिया गया और उसकी अथॉरिटी फिक्स कर दी गई कि भैया ये तेरी अथॉरिटी है, ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन फॉर्मल, इन और फॉर्मल दो अलग अलग शब्द है बेटा, कंफ्यूज मत होना। इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मोटिव्स टू ऑर्गेनाइजेशनल गोल, हमारा इसमें काम क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना, रादर देन सोशल नीड्स को सेटिस्फाई करना। एडवांटेजेस, अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट है ही नहीं इसमें, आपने काम आइडेंटिफाई कर दिया किसने क्या काम करना है, तो डुप्लीकेशन है ही नहीं, है ना। अभी हम इसीलिए से यही तो बात कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी फिक्स्ड, अगर कहीं कोई काम गलत हो गया तो पता चल जाएगा कि कौन से डिपार्टमेंट का काम है। बेटा मार्केटिंग में ब्लंडर हुआ है तो प्रोडक्शन वालों को पकड़ के क्या करोगे? और मार्केटिंग में ब्लंडर हुआ है तो हमें ये पता चल जाता है कि कौन से लेवल का काम है ये मैनेजर लेवल का हुआ होगा, डायरेक्टर लेवल का हुआ होगा, ये डिसीजन कौन से लेवल का होगा, लोअर, मिडिल, टॉप, हमें पता है ना। तो हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी गर्दन पकड़ सकते हैं यार। गर्दन पकड़ने से मतलब समझते हो ना, कहीं वाकई जाके हाँ हाँ ऐसे करके नहीं, नहीं बेटा, मतलब उसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं कि यार तूने गलती करी है। नाउ एस्टैब्लिश यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड आपको मालूम है क्या होता है? एक बॉस को, बस,
तो वो यूनिटी ऑफ कमांड हम जब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर लेंगे तो यूनिटी ऑफ कमांड क्रिएट की जा सकती है। नेक्स्ट इज अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स। नॉर्मल बात है, स्टेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन। जितने ऑर्गेनाइज्ड होंगे, जितना हम क्लियरली काम करेंगे, उतना हम स्टेबिलिटी देंगे ऑर्गेनाइजेशन की। इज दैट ओके? देन डिसएडवांटेजेस। यहां पर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की डिसएडवांटेजेस क्या है? अच्छा, मैं एक बात और बता दूं, थोड़ा सा इसमें समझदारी से डिप्लोमेटिकली आप फॉर्मल की एडवांटेजेस को इनफॉर्मल की डिसएडवांटेजेस की तरह इस्तेमाल कर सकते हो और फॉर्मल की डिसएडवांटेजेस को इनफॉर्मल की एडवांटेजेस की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, मगर उसमें थोड़ा स्मार्टनेस आपको दिखानी होगी। ऐसे नहीं कि बिल्कुल बुद्धू बाबा बन के टेपाओ, नहीं। टैलेंट एंड क्रिएटिविटी रिड्यूसेस। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आपको बता दिया गया है, सुबह बता देते कि तूने ये काम करके शाम को घर जाना है। आपके अपने क्रिएटिविटी का कोई स्कोप वहां पर नहीं है, ना आप वहां पर कोई क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। ठीक है। रिजिड स्ट्रक्चर। रिजिड किसको कहते हैं? पत्थर की लकीर, इसमें बदलाव नहीं हो सकता। आपको जब कहा गया, सुनो मजे की बात, नई नई आपने कंपनी ज्वाइन करी, नई नई कंपनी ज्वाइन करी तो आपको स्कूल वाली आदत थी। स्कूल वाली आदत क्या थी? जो टीचर से समझ नहीं आ रहा तो शिकायत कर देते थे और टीचर चेंज हो जाता था। स्कूल में यही होता था ना कि नहीं जी हमें ये तो टीचर समझ में नहीं आ रहा, तो प्रिंसिपल क्या करता था, उस टीचर को हटाकर सब्स्टिट्यूट दूसरा टीचर देता था, नहीं तो सेक्शन चेंज कर दो। अब आप गए कंपनी में काम करने, आपको आपके बॉस की बात समझ में नहीं आ रही, अच्छा नहीं लग रहा आपको, बॉस नहीं आ रही, बंदा ठीक नहीं है। आप गए बॉस के पास सर ये क्या आदमी है सर ये नहीं समझ में आ रहा सर, सॉरी सर, हम तो सारे लेटर लिख कर लाए क्या होगा? लात पड़ेगी, कुछ नहीं होगा। नहीं, बॉस का बॉस लात मार के भगाएगा। रिजिड स्ट्रक्चर है, आपके कहने से आपके बॉस बदलने लग गए तो फिर हो गया काम। तो वहां पर दिस इज अ रिजिड, पत्थर की लकीर, चेंज नहीं होगा। देन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, नो स्कोप, इसमें कोई स्कोप नहीं है। इंटरपर्सनल आपस की रिश्ते का कोई स्कोप नहीं है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट इज प्रोसीजरल डिले, क्योंकि स्केलर चेन बन गई। अब स्केलर चेन में ए से बी, बी से सी, सी से डी, अगर डी ने ए के पास जाना है तो सी और बी के होते हुए ही जाएगा, तो वहां पर प्रोसीजर के डिले होंगे। ठीक है। नाउ डिसएडवांटेजेस के बाद इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, complex network of social relationship which emerges unexpectedly to fulfill what which need। इसमें ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स नहीं है। किसमें ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स नहीं है? इनफॉर्मल में ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स की बात नहीं कर रहे हैं हम, सॉरी, हम किसकी बात कर रहे हैं? पर्सनल और सोशल नीड्स की। हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाते ही इसीलिए। आई टेल यू, इन माय कॉलेज एक हमारे असिस्टेंट हुआ करते थे, सबके वो टाइपिंग वाले एक क्लर्क नहीं होते हैं जो पेपर्स टाइप करते हैं और हम अपने अपने क्वेश्चन दे देते हैं उनको, वो पेपर टाइप करते हैं और बनाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं। तो एक थे मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, क्योंकि मेरी सोशल नीड्स बातें करके हमारी लाइक माइंडेड लोग हो जाते हैं ना। जब आप लाइक माइंडेड लोगों से मिलते हैं तो आप डेजिग्नेशन नहीं देखते हो, तो वहां पर आपकी सोशल और पर्सनल नीड्स पूरी हो जाती हैं। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल और सोशल नीड्स के लिए ही बनाई जाती हैं। देन फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड ऑटोमेटिकली, वो कौन सी थी? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैसे क्रिएट होती है? डेलिबरेटली, जानबूझकर, सोच समझकर क्रिएट की जाती है, बनाई जाती है कि आप इससे बाहर नहीं जा सकते। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को कोई जानबूझ के नहीं बनाता, कोई जानबूझ के दोस्ती नहीं करता। हो गई दोस्ती, चार लोगों में दोस्ती हो गई, अलग अलग डिपार्टमेंट में हो गई, दैट इज, सो इट इज क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। ऑर्गेनाइजेस ओरिजिनेट्स फ्रॉम विद इन दी, मैंने अभी क्या कहा कि ये जो चारों लोग आपस में दोस्त बने, क्यों बने, कहां बने? उस कंपनी में बने। अगर वो कंपनी में नहीं होते तो शायद नहीं बनते। तो कंपनी में होने का मतलब है कि उस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होती है। बेटा अगर उस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हैं आप, आपस की दोस्ती है कहीं किसी से, उसका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। उसका मतलब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि आपके पड़ोस में आपका कोई दोस्त बन गया। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से पैदा होती है। देन डज नॉट फॉलो एनी फिक्स्ड पाथ, कोई फिक्स पाथ है ही नहीं, या तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन ही नहीं है।
फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं, आप उससे बाहर नहीं जा सकते। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ना रूल्स है ना रेगुलेशन है, कोई फिक्स्ड पाथ नहीं है। एम्प्लॉय बिहेवियर इज बेस्ड ऑन कन्वीनियंस विद नो डेफिनेट स्ट्रक्चर। अपना अपना कन्वीनियंस के हिसाब से इनका ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे से बिहेवियर। एडवांटेजेस, अब वो क्या था, स्लो, ये क्या है ना, ये फास्ट है, जिसमें आपको स्केलर चेन फॉलो ही नहीं करना, फटाफट। एड फ्लेक्सिबिलिटी, तगड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो तो रिजिड था। बॉस है तो है, दोस्त नहीं समझ में आ रहा छोड़ दो बात करना। ऐसे ही तो करते हो, आपको कोई दोस्त नहीं समझ में आता, आप क्या करते हो, अवॉइड करना। इनफॉर्मल में आप अवॉइड करना शुरू कर दो, नहीं करोगे दोस्ती थोड़े दिन बाद छूट जाएगी, और क्या ही होगा, इससे ज्यादा क्या होगा। सोशल नीड्स इसमें पूरी होती हैं, उसमें नहीं होती। टाइमली फीडबैक, आपका दोस्त फटाफट बता देता है आपका क्या चल रहा है, आपका बॉस कभी नहीं बताएगा आपको। आपका बॉस बताता है जी सीधा, जिस दिन प्रमोशन होती है ना, तब आप बॉस के जब आगे पीछे घूम रहे होते हो, तब वो सारे साल की कहानियां याद करता है। अच्छा प्रमोशन चाहिए जब मैं ये कह रहा था, जब मैं वो कह रहा था, तो वो सारे टाइमली फीडबैक नहीं मिलते, वहां सीधा एक ही बार फीडबैक मिलते हैं फिर। तो वहां पर देयर इज नो टाइमली फीडबैक इन विच ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल में। डिसएडवांटेजेस, ऑपोजिशन बाय मेंबर्स, कई लोग इसको पसंद नहीं करते इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को। देन प्रमोट्स ग्रुपिज्म, आपस में ग्रुपिज्म होती है, तो कई बारी ऑर्गेनाइजेशन का हेड जो है इस बात से डरता भी है कि यार आपस में कहीं ग्रुपिज्म करेंगे और फिर हमारे खिलाफ नारे लगाएंगे, झगड़े होंगे, कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन के काम अफेक्टेड होंगे, तो वहां उनको उस बात से डर लगता है। स्प्रेड रूमर्स, इसको ग्रेप वाइन कहते हैं, रूमर को क्या कहते हैं, ये इनफॉर्मल में होता है कि भैया ये बहुत जल्दी फैलती हैं, है ना, अफवाह बहुत जल्दी। और हमारे देश में तो खास ही बात है कि एक अफवाह फैल गई तो बस फैल गई। अभी अचानक से दोबारा कोरोना आ रहा था थोड़ी दिन पहले, तो एक अफवाह फैलती है तो बस फैल जाती है। तो फॉर्मल में अफवाह फैलने का स्कोप ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि फॉर्मल में अगर आपने बात भी करनी है तो वो रिटर्न हो रही है। इनफॉर्मल में ऐसा कुछ होता नहीं, कुछ भी बोल दो, हाँ या नहीं। सो डिसएडवांटेजेस हो गई। अब फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एक तो मीनिंग का डिफरेंस हो गया बेटा, फॉर्मल पर्पस का डिफरेंस हो गया। प्रेडिक्टेबल, कौन सा प्रेडिक्टेबल है, फॉर्मल प्रेडिक्टेबल है, प्रेडिक्ट कर सकते हो, इनफॉर्मल को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अथॉरिटी, इसमें तो रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज अथॉरिटीज हैं, इसमें कोई रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज अथॉरिटीज का कोई स्कोप नहीं है। देन नेचर, इट इज रिजिड इन नेचर, इट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर। डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ इनफॉर्मल, मगर इनफॉर्मल इज डिपेंडेंट ऑन फॉर्मल। फॉर्मल होगी तो इनफॉर्मल होगी, वरना इनफॉर्मल का कोई स्कोप नहीं है, ठीक है। देन वायलेशन, वायलेशन ऑफ रूल से आपको पेनल्टी मिलती है, सजा मिलती है, किसमें, फॉर्मल में। इनफॉर्मल में कोई सजा नहीं होती है, राइट। देन बिहेवियर इनफोर्स बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट बताती है कि कैसे बिहेव करना है, किससे मेल करनी है, मेल करनी है तो क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो बताया जाता है बहुत क्लियरली। लेकिन इनफॉर्मल में ऐसा कोई बिहेवियर डिसाइडेड नहीं होता। लीडरशिप, इसमें मैनेजर ही लीडर होता है, इसमें लीडर अलग होते हैं, इसमें लीडर बाय बिहेवियर बन जाता है कोई ना कोई। देन नेक्स्ट इज, ये फॉर्मल इनफॉर्मल का डिफरेंस है बेटे। हम आगे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पर, फॉर्मल इनफॉर्मल में। अब फॉर्मल में फॉर्मल इनफॉर्मल हो गया, अब फॉर्मल के आगे दो पार्ट हैं, एक डिविजनल और एक फंक्शनल। मैं पहले मोटा मोटा आपको बताता हूं, आपका ज्यादा समय नहीं खराब होगा बेटा, जल्दी से समझ जाए। फंक्शन, व्हेन आई से फंक्शन, तो जो मैनेजमेंट के फंक्शंस थे ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, अब इसमें ही हमने आगे फंक्शन निकाल लिए। एक ऑर्गेनाइजेशन में कई फंक्शंस होते हैं बेटा, फंक्शन यानी कि काम, यानी काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज, कि कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं। एक्टिविटीज के बेस पर अगर हमने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को बांटा है, ध्यान से सुनिए, मैं दो तीन निशानियां बताऊंगा, सारे केसेस सॉल्व, सारे जितने केस आएंगे खटाखट खटाखट खटाखट। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का होता है जहां हमने पूरी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है बेटा, एक्टिविटीज को ग्रुप करना और बांटना। इस बात को अगर हम साधारण बातों में कहें, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है बेटा, सारे कामों को डिवाइड करना और ग्रुप में बांट देना। अगर मैंने ये ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन बांटे हैं, यानी कि ये ग्रुप सिर्फ फाइनेंस का काम करेगा, ये फलाना ग्रुप सिर्फ मार्केटिंग का काम करेगा,
ये फलाना ग्रुप सिर्फ आईटी का काम करेगा, तो ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होती है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है बेटा? काम आइडेंटिफाई करना, ग्रुप करना, बांट देना। अगर मैंने ये ग्रुपिंग किसके बेसिस पे करी है? फंक्शन के बेसिस पे, काइंड्स ऑफ नेचर ऑफ जॉब, नेचर ऑफ एक्टिविटी के बेसिस पे, कि ये फाइनेंस का काम है, ये मार्केटिंग का काम है, ये अकाउंटिंग का काम है, ये प्रोडक्शन का काम है, ये सेल्स का काम है। अगर मैंने इसके बेसिस पे बांटा है तो ये क्या है? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। मैं बिस्लरी की कंपनी है, बिस्लरी क्या बनाती है? पानी। पानी के काम में हमने क्या बांट दिया? ये भैया तुम लिखो, तुम लोग हिसाब किताब देखो, तुम मार्केटिंग देखो, तुम प्रोडक्शन देखो, तुम परचेज देखो। ये हो गया फंक्शनल। अब आ गया डिविजनल। मैंने ऑर्गेनाइजेशन को पहले डिविजन में बांटा, डिवीजन ए, डिवीजन बी, डिवीजन सी। अब डिवीजन को किस बेसिस पे बांटा? नॉर्मली, वैसे तो बहुत सारे बेसिस हो सकते हैं, डिवीजन को नॉर्मली प्रोडक्ट लाइन के बेसिस पे बांटा जाता है कि यार ये ब्रिटानिया का कंपनी है, ब्रिटानिया में ये डिवीजन है जो केक बनाएगी सिर्फ, ये डिवीजन है जो बिस्किट्स बनाएगी, ये डिवीजन है जो ब्रेड बनाएगी। मैंने डिवीजन में बांट दिया। बिस्किट का एक डिवीजन है जहां सिर्फ बिस्किट बन रहे हैं। ब्रिटानिया के बिस्किट भी मेरे ख्याल से बहुत सारी तरह के आते होंगे, आई एम श्योर। तो बहुत सारे बिस्किट बन रहे हैं, ठीक है। और बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, टाटा। टाटा इज अ बिग ग्रुप, ह्यूज। टाटा कार्स, टाटा स्टील, टाटा ट्रक्स, टाटा टेलीकॉम, टाटा रियल एस्टेट, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, बहुत सारे हैं। मैंने इनको एक एक डिवीजन बना दिया। टाटा कार्स एक डिवीजन है। अब टाटा कार्स में फंक्शन फिर बटे होंगे। पहले डिवीजन बटी, फिर फंक्शन बटा होगा कि टाटा कार में ये फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये मार्केटिंग, ये प्रोडक्शन, ये एचआर। फिर टाटा स्टील में ये मार्केटिंग, ये फाइनेंस, ये प्रोडक्शन। अब क्या आपको ये दो उदाहरणों से समझ आ रहा है क्या हो रहा है? अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप देखना जवाब दोगे। आपको क्या लगता है छोटी ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शनल होगा या डिविजनल? मैंने नहीं बताया आपको, मैंने नहीं बताया आपको। आपको समझ में आ गई बात? आपको केस स्टडी में पता चल जाएगा कि ये छोटी ऑर्गेनाइजेशन है या बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। सो व्हेन आई से स्मॉल एंड मीडियम साइज, विच स्ट्रक्चर? व्हेन आई से लार्ज साइज, डिविजनल। व्हेन आई से सिंगल प्रोडक्ट, व्हेन आई से मल्टीपल प्रोडक्ट। आ रही है बात समझ में? व्हेन आई से डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, व्हेन आई से डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। आप कर लोगे बेटा सारे केस स्टडीज, कुछ नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम कंफ्यूज होते हैं लेकिन है नहीं इसमें कोई रॉकेट साइंस। कई बार क्या होता है, हम शब्द जब पढ़ने लगते हैं ना किताब में, कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जो हमें समझ में नहीं आते और हम वहां कंफ्यूज होते, फिर हमें क्या लगता है कि दोनों एक जैसे तो हैं, फंक्शनल डिविजनल एक जैसे तो, अलग क्या है? तो अब आपको समझ में आ रहा है, इसको एक बार पढ़ के खत्म करते हैं बेटा। फंक्शनल में बेटा देखिए, फंक्शनल के एक चित्र देख लीजिए, फंक्शनल के चित्र से आपको समझ में आ जाएगा कि फंक्शनल कैसा होता है। फंक्शनल में एक मैनेजिंग डायरेक्टर, सिंपल सा बनाया मैंने बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं किया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैनेजिंग डायरेक्टर के नीचे एक मार्केटिंग हेड है, एक फाइनेंस हेड है, एक प्रोडक्शन हेड है और एक परचेज हेड। हाँ या नहीं? मैंने किसके बेसिस पे बांटा? ये ग्रीन बॉक्सेस किस बेसिस पे है? फंक्शंस के बेसिस पे। सो दिस इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। साथ ही साथ देखते हैं suitability। हाँ, when size of the organization is not large, वहां पे नहीं। मैं अभी एक मिनट इस पे वापस आता हूं। फंक्शनल, उसके बाद अब देखिए, फंक्शनल आपने देखा एक चित्र, अब आप एक बार डिविजनल का चित्र देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। Organization structure comprises of separate business units or division. Each unit has a divisional manager responsible for performance and who has authority over the unit. पूरी यूनिट के ऊपर अथॉरिटी है। ये आप चित्र देखिए इसका, देखिए हमने ऑर्गेनाइजेशन को किस में बांटा? ऑर्गेनाइजेशन होटल्स भी चलाती है, गारमेंट्स भी बनाती है। टाटा की बात कर लो, टाटा के होटल्स चलते हैं ताज के नाम से, जितने ताज होटल्स हैं सारे टाटा के। टाटा गारमेंट्स, ये वेस्ट साइड है ना, वेस्ट साइड इज बिलोंग्स टू टाटा, है ना।
देन फूड प्रोडक्ट शायद बनाता हूँ, मुझे नहीं पता। स्टारबक्स, हाँ, टाटा सॉल्ट, ओ सो मेनी थिंग्स, सो फूड। अब आप ये देखिए, सुनिए 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 सुनिए, वो ग्रीन वाले डब्बे फिर आ गए, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर आ गए। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? डिविजनल। वो क्या था? हाँ, अब वहीं तो हम कंफ्यूज हो रहे हैं। हम जहां पहला डिवीजन फंक्शन के बेसिस पे करेंगे वो फंक्शनल, जहां पहला डिवीजन किसके बेसिस पे? डिविजन के बेसिस पे या प्रोडक्ट के बेसिस पे, दैट इज डिविजनल। अब मैं इसको डिविजनल एंड फंक्शनल बोलूंगा तो मैं ही खुद कंफ्यूज हो जाऊंगा। आप इतनी निशानी रखें, जहां पहला डिवीजन, ये पहला डिवीजन नीले बॉक्सेस हैं, जो पहला डिवीजन प्रोडक्ट के बेसिस पे हो रहा है दैट इज डिविजनल, और जहां पहला डिवीजन फंक्शन के बेसिस पर हो रहा है दैट इज फंक्शनल। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, ठीक है? राइट है? लार्ज वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो ऑर्गेनाइजेशन बनाती है उनके लिए, अब ये आईटीसी देखिए क्या कितना कुछ बनाती है। ये आईटीसी के हैं सारे प्रोडक्ट, आशीर्वाद, सनफीस्ट, मिंटो, कैंडीमैन, मैंने तो नाम भी नहीं सुने आज तक, आपने सुने होंगे। आप तो बेटा पढ़े लिखे लोग हो, मैं इतना पढ़ लिख नहीं पाया। इसका डिफरेंस एक बार ही पढ़ते हैं बेटा। जी 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 बेटा जी। नहीं बेटा वापस शुरू करें। फंक्शनल एंड डिविजनल का एक बार डिफरेंस दोबारा से पढ़ते हैं। फंक्शनल एंड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ध्यान दीजिए बेटा, इसमें से आपके केस स्टडी बननी है। स्पेशलाइजेशन, इसमें कौन सी स्पेशलाइजेशन होती है? ऑन द बेसिस ऑफ, इसमें ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। सूटेबिलिटी सिंगल प्रोडक्ट के लिए और इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट के लिए। ऑटोनॉमी, लेस एज ईच फंक्शनल मैनेजर हैज टू रिपोर्ट टू द टॉप मैनेजमेंट। मोर लिबर्टी, भैया इसमें अगर टाटा स्टील का कोई बिग बॉस है तो उसके पास पूरी टाटा स्टील की लिबर्टी है यार, है ना? ही हैज लिबर्टी टू टेक डिसीजंस इन टाटा स्टील पर्टिकुलरली, मगर फंक्शनल में किसी एक के पास इतनी लिबर्टी नहीं होती क्योंकि वो सिर्फ एक फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। राइट? एडिशनल न्यू प्रोडक्ट, इसमें नया प्रोडक्ट लाना डिफिकल्ट है, इसमें आप एक नई लाइन ऐड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मेशन बेस्ड ऑन फंक्शन, इट इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट। इकोनॉमी, फंक्शंस आर नॉट डुप्लीकेटेड, हेंस इकोनॉमिकल। डुप्लीकेशन होगा, डुप्लीकेशन कैसे होगा? गेसेस? टाटा स्टील में और टाटा कार्स में दोनों में अपना अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, तो हमें दो फाइनेंस डिपार्टमेंट चलाने पड़ रहे हैं, दो मार्केटिंग चलाने पड़ रहे हैं, मगर करने पड़ रहे हैं क्योंकि हमारा साइज इतना बड़ा है। लेकिन फंक्शनल में ऐसी डुप्लीकेसी नहीं है, तो डिविजनल में देयर इज डुप्लीकेसी। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफिकल्ट टू फिक्स फॉर अ डिपार्टमेंट, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बना सकता हूं ना यार। फॉर एग्जाम्पल मैंने इनको टाटा स्टील का बॉस बना दिया तो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टाटा स्टील। लेकिन अगर एक ही, अब बिस्लरी का एक प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, बिस्लरी नहीं बिक रही है, तो मैं सिर्फ मार्केटिंग वाले को या सिर्फ फाइनेंस वाले को कैसे रिस्पॉन्सिबल ठहराऊंगा? इट विल बी डिफिकल्ट, है ना? नाउ डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है और क्यों करनी पड़ती है? बेटा सारी दुनिया का काम अगर मैं अकेला कर सकता हूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे डेलीगेट करने की जरूरत नहीं है, मुझे अपना काम किसी को देने की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि मैं सारी दुनिया का काम खुद नहीं कर सकता हूं तो मुझे बांटना पड़ता है। मैंने ए ने बी को दे दिया, बी ने सी को दे दिया, क्या चल रहा है? डेलीगेशन। जब सब बट गया, इसे कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं? आई अगेन रिपीट, एक आदमी ने दूसरे को अथॉरिटी दी, दूसरे ने तीसरे को अथॉरिटी, ये जो प्रोसेस चल रहा है दिस इज कॉल्ड डेलीगेशन। जब डेलीगेशन हो गई, ए ने बी, बी ने सी, सी से डी, डी ने ई, सारी बट गई जेड तक, इसे डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि सब मैं अकेले नहीं कर सकता, तो आई हैव टू गिव द वर्क। जब मुझे काम देना पड़ता है तो अथॉरिटी भी देनी पड़ती है, सो दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। बॉस, व्हाई डोंट यू गिव सम ऑफ योर वर्क टू योर सबऑर्डिनेट? गुड आइडिया, व्हाट इज दिस हैपनिंग? Delegation. Mr. Khan, will you go for meeting in Delhi? Mr. Bachchan, you will go after finance part. Yes, boss. ये क्या हो रहा है? ये भाई क्या कर रहा है? He is giving the work to the subordinates. This is called delegation. मैं आपको ये जो इमेज दिखा रहा हूं ना बेटा,
ऐसी मिलती जुलती इमेज आप वहां बनाएंगे। टेक माई वर्ड, इट विल हेल्प यू, टेक माई वर्ड, इट विल हेल्प यू इन मार्क्स। ठीक है, ट्राई एंड डू इट, कोशिश करिएगा। इट्स ग्रेट, नाउ आई कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन अदर एरियाज। बॉस क्या कह रहा है, मैंने काम बांट दिए, अब मैं अपने काम पर कंसंट्रेट कर सकता हूं, अपने मेन एरिया पे मैं कंसंट्रेट कर सकता हूं, अपनी पॉलिसी मेकिंग पे, प्लानिंग पे, अपने मैनेजरियल डिसीजंस पे मैं कंसंट्रेट कर सकता हूं, क्योंकि मैंने जो काम मेरे लिए बहुत खास जरूरी नहीं थे मैंने उनको बांट दिए। ठीक है। देन डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट को काम देना। एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। मोटा मोटा बताता हूं, अथॉरिटी मतलब पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ड्यूटीज, और अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबिलिटी। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, जब कोई आदमी अकाउंटेबल होगा तो उसको रिपोर्ट करना। सुबह से शाम तक आपने क्या काम किए, शाम को रिपोर्ट बना के दो, दैट इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी यही है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक स्टेप और आगे चले जाएंगे तो अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि आपको जवाबदेही है, आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने ये 5,000 रुपए फालतू कहां लगाए। ठीक, दैट इज अकाउंटेबिलिटी। नाउ इन तीनों का एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। मीनिंग, पावर टू परफॉर्म, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म, आंसरेबिलिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देन डेलीगेशन कैन बी डेलीगेटेड, अथॉरिटी कर सकते हो डेलीगेट, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर सकते हो और ना ही अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते अपने बॉस को कि यार मैंने अपने सबऑर्डिनेट को दिया था, उसने नहीं किया, मैं क्या करूं। बॉस कहेगा जा, तू भी जा, उसको भी ले जा, तू भी जा। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? रिस्पॉन्सिबल आप ही रहोगे अपने बॉस की तरफ, अपना काम करा के बॉस को आपको देना पड़ेगा। Origin arises from formal, arises from delegated authority, arises from responsibility. Authority से responsibility आती है और responsibility के बाद accountability आती है। Flow, authority ऊपर से नीचे आती है और responsibility, accountability नीचे से ऊपर जाती है। आप ऊपर वालों की तरफ responsible होते हो, authority आपको ऊपर वाले नीचे वालों को देते हैं। हाँ या नहीं? Then nature, authority is delegated, responsibility is assumed, accountability is imposed. कोई नहीं अकाउंटेबल होना चाहता, कोई नहीं होना चाहता, कोई पुलिस वाला नहीं चाहता कि मैं अगर एक गोली चला दूं तो मुझे उसका जवाब देना पड़े, लेकिन देना पड़ता है, मजबूरी है। एक गोली चलाएगा रिवॉल्वर में से तो उसका आंसर देना पड़ेगा कि ये कहां चली है। दैट इज अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी इंपोज की जाती है कि भैया करना पड़ेगा, मजबूरी है, चॉइस नहीं है। इज दैट ओके? नाउ एडवांटेजेस ऑफ डेलीगेशन। अच्छा, एक चतुराई यहां पर आप कर सकते हैं, एडवांटेजेस ऑफ डेलीगेशन और एडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन यूज कर सकते हो इंटरचेंजेबली, क्योंकि डेलीगेशन इज अ प्रोसेस एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज द एंड रिजल्ट। डेलीगेशन करते करते आप डिसेंट्रलाइजेशन पे पहुंचते हैं, तो डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में कहीं ना कहीं आप एडवांटेजेस को मिक्स कर सकते हैं स्मार्टली। नाउ बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, जो आपका स्केलर चेन बना, कहां से बना? डेलीगेशन के बिना आप स्केलर चेन बना ही नहीं सकते हो, है ना? देन इफेक्टिव मैनेजमेंट, आप इफेक्टिवनेस आपकी बढ़ेगी क्योंकि आप अपने काम पे कंसंट्रेट कर सकते हो, बाकी काम आपने दे दिया। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन बिकम्स इजी। देन असिस्ट इन ग्रोथ, आपने अपने सबऑर्डिनेट को कुछ अथॉरिटीज दी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी, इससे क्या हुआ? वो आदमी कल के लिए फ्यूचर मैनेजर की तरह तैयार हो गया। कैसे ग्रो करेगा वो? जब तक आप उसको अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे नहीं, जब तक आप उसको काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे नहीं, हाउ विल ही ग्रो? तो फ्यूचर मैनेजर, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, आपका एम्प्लॉय मोटिवेट होता है कि हाँ यार मुझे मेरे बॉस ने अथॉरिटी दी है, मुझे मेरे बॉस ने बड़ा काम दिया है ना, मैं और अच्छा काम कर रहा हूं। मेरे एम्प्लॉय की डेवलपमेंट होती है क्योंकि उसको और अच्छे बड़े काम, डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। एडवांटेजेस के बाद टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन जहां मैं सारी अथॉरिटीज अपने पास रखता हूं, किसी को नहीं देता। डिसेंट्रलाइजेशन जहां मैंने अपनी अथॉरिटीज को डेलीगेट कर दिया है। सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डिसीजन मेकिंग पावर एट हायर लेवल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट लोएस्ट लेवल। सूटेबल किसके लिए रहता है? सेंट्रलाइजेशन एक लाला की दुकान है बेटा, लाला जी हैं और उसके नीचे दो छोटू काम करते हैं। सेंट्रलाइजेशन कर सकते हैं यार, लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में सारी पावर्स अपने पास रखो तो होगा ही नहीं, काम ही नहीं होगा। तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेंट्रलाइजेशन सूटेबल नहीं है। ऑटोनॉमी, मैनेजर्स हैव लेस फ्रीडम, उनके पास फ्रीडम नहीं है क्योंकि सारी पावर तो बाबू के पास है, लेकिन इसमें मैनेजर्स के पास फ्रीडम नहीं है। छोड़ दो,
हाँ वो ठीक है, कोई बात नहीं। एडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन मैंने आपसे अभी क्या कहा, जो आपने डेलीगेशन की करी है ना कहीं उसको मिक्स मैच करके बना सकते हैं आप। डिसेंट्रलाइजेशन वर्सेस नहीं, डेलीगेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं। ये बेटा डेलीगेशन है। आप यहां पर पिक्चर अगर आप देखें से 1 to 1 करते करते ये पिक्चर जब आ जाती है, दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन। सो इट इज अ प्रोसेस, इट इज द एंड रिजल्ट। नाउ अगला पर्पस, एक आदमी की बर्डन कम करता है, इंक्रीज द रोल ऑफ सबॉर्डिनेट्स एट लोएस्ट लेवल्स। एसेंशियल, ये कंपलसरी है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है। आप सारी ऑर्गेनाइजेशन को डिसेंट्रलाइज कर दो, ये ऑप्शनल है आपके पास, कोई जरूरी नहीं है। मगर डेलीगेशन तो कंपलसरी है, बिना डेलीगेशन के तो काम हो ही नहीं सकता है। देन ऑटोनॉमी, डेलीगेशन में सबॉर्डिनेट्स एंजॉय लेस फ्रीडम, लेकिन इसमें फ्रीडम ज्यादा है क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन हो चुकी है, आपको अथॉरिटी ज्यादा मिल चुकी है। नेक्स्ट अथॉरिटी विड्रॉन, यहां डेलीगेशन से आप अथॉरिटी वापस विड्रॉ कर सकते हो, डिसेंट्रलाइज एक बार हो गया यू कैन नॉट। नाउ स्कोप, इसका लिमिटेड स्कोप है क्योंकि 1 to 1 है, इसका स्कोप वाइडर है क्योंकि 1 to many है। डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंस ये जो अभी यहां पे पड़ा वही है। इज दैट ओके? गॉट माई पॉइंट? बिठाऊं कहां? वो क्या करते हैं फिर, वो शोर करते हैं ना यार। स्टाफिंग, बेटा स्टाफिंग किसको कहते हैं? हमें, हाँ मुझे, मैं भी जब आप इतना था तो स्टाफिंग मुझे लगता था कि लोग रखना इज कॉल्ड स्टाफिंग। नहीं, ऐसा नहीं होता। केवल लोग रखना स्टाफिंग नहीं होता, बहुत बड़ा प्रोसेस है। स्टाफिंग में हम कहां से शुरू करते हैं कि कितने लोग चाहिए, और उन लोगों को लाकर उनकी रिटायरमेंट तक का सारी जिम्मेवारी हमारी है। ठीक है, दिस इज स्टाफिंग इज अ बिग प्रोसेस। Now, staffing, putting the right person at the right place at the right time in the organization structure by identifying requirements of the workforce. बहुत क्लियर डेफिनेशन है। सही जगह पर सही आदमी रखना ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। दिस इज कॉल्ड स्टाफिंग। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, इस पे मैं आपसे अभी थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे पहले आ जाऊं। राइट और राइट, तो ये स्टाफिंग का प्रोसेस आप समझेंगे पहले। ये आपको एक गोल चक्र दिख रहा होगा। सबसे पहले एस्टिमेटिंग दी मैन पावर रिक्वायरमेंट, आपको कितने लोग चाहिए और किस तरह के लोग चाहिए, आप सबसे पहले ये एस्टिमेट करते हैं। Am I right? First of all, you find out how many people are required, what kind of people are required, you estimate the manpower requirement. ठीक है, वर्कलोड, हाँ वही उसमें आएगा। सेकेंड, आप रिक्रूटमेंट। अच्छा, मैंने कई बच्चों से पूछा है बेटा आज तक, उनको लगता है रिक्रूटमेंट का मतलब होता है लोग रखना। मैंने रिक्रूट कर लिए 4 लोग। रिक्रूटमेंट का केवल मतलब होता है कि ढूंढना आदमी कहां मिलेगा, आइडेंटिफाई करना कि ये पर्टिकुलर आदमी कहां मिल जाएगा। मुझे पढ़ा लिखा आदमी चाहिए, कॉलेजेस में जाकर ढूंढ सकता हूं। मुझे कोई मजदूर टाइप आदमी चाहिए तो लेबर चौक से ढूंढ सकता हूं। तो रिक्रूटमेंट का मतलब मेरे को ढूंढना है कि जो मेरी मैन पावर रिक्वायरमेंट है, वो मैन पावर रिक्वायरमेंट कहां से फुलफिल हो जाएगी। वो मेरा इंटरनल सोर्स हो सकता है, मेरा एक्सटर्नल सोर्स हो सकता है। तो रिक्रूटमेंट का मतलब आदमी रखना नहीं होता। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि वहां से ढूंढना जहां से आदमी मिल सकता है। देन रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन, आदमी ढूंढ लिया, मैंने उस आदमी को बुलाया, उसको इनवाइट किया। पूरा चैप्टर बेटा कहानी समझ में आ जाएगी, पूरा गोल चक्कर खत्म होते होते पूरी चैप्टर कहानी समझ में आ जाएगी। तो आपने पहले तो आइडेंटिफाई किया कि कितने तरह के लोग चाहिए और कितने लोग चाहिए। दूसरे काम में आपने क्या किया, आपने वो लोग ढूंढे कहां से मिलेंगे, उनको लोगों को बोल कर आए कि आओ यार हमारे यहाँ अपना एप्लीकेशन दो, आप अप्लाई करो, उसके बाद हम देखते हैं आप में से कितने लोगों को हम रख सकते हैं। सबको तो रखोगे नहीं, तो आपने आए, उनका सिलेक्शन किया। सिलेक्शन का मतलब होता है उन लोगों को निकाल देना जो आपको नहीं चाहिए, रिजेक्ट कर देना जो आपको सूटेबल नहीं है। दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन। सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, हर जगह अलग अलग होता है। फौज में जाओगे, आपका फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा। और अगर आप किसी पढ़ाई लिखाई की नौकरी पे जाओगे तो वहां फिजिकल टेस्ट शायद ना हो। क्या करना है उन्होंने आपका फिजिकल टेस्ट लेकर, है ना, वहां पर आपका आईक्यू टेस्ट हो जाएगा, वहां का आपका सब्जेक्टिव टेस्ट हो जाएगा, इंटरव्यू हो जाएंगे,
जीडी हो जाएगा, इस तरह के राउंड्स होंगे। तो वो राउंड्स होंगे, उन राउंड्स के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है। दैट इज अ सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में आप एप्लीकेशन देते हैं, उन एप्लीकेशन की स्क्रूटनी करते हैं, उन स्क्रूटनी करने के बाद आपको लोग बुलाते हैं, उनके आप टेस्ट लेते हैं, जो 2 4 5 टेस्ट लेने हैं, उन टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू लेके रेफरेंस लेके आपको रख लेते हैं। दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन। सिलेक्शन के बाद आप क्या करते हैं? प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है जानकारी कराना। ओरिएंटेशन का मतलब होता है अपनी जानकारी देना। यार मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक आदमी रखा एक कंपनी में, उसको ये तो बताना पड़ेगा ना कि तू आगे बैठेगा कहां। नहीं बताओगे? उसको ये नहीं बताओगे कि ऑर्गेनाइजेशन का दरवाजा एंट्री कौन सी है और एग्जिट कौन सी है। तूने आकर अंगूठा लगाना है भैया कि तू आ गया। अंगूठा लगाना मतलब अटेंडेंस करेगा, अटेंडेंस करेगा, जाते हुए अटेंडेंस करेगा। यहां वॉशरूम कहां है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट कौन सा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट कौन सा है, जानकारी नहीं दोगे। तेरा बॉस कौन है ना। ये क्या है? ओरिएंटेशन। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट यानी कि उसको अपनी जगह बता देना कि ये तेरी सीट है, ये तेरा टेबल है, ये तेरी चेयर है। और ओरिएंटेशन का मतलब है कि उसको ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी देना, अवगत कराना कि हम क्या काम करते हैं। देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब उसको बता दिया आपने ऑर्गेनाइजेशन से, उसको एक बारी भली भांति परिचित करा दिया कि भैया कौन लोग हैं, कहां बैठते हैं, किससे तूने बात करनी है, किसको तूने रिपोर्ट करनी है। अब ट्रेनिंग देना। बेटा जो आप पढ़कर जाओगे स्कूल और कॉलेज में, ऑर्गेनाइजेशन में ये काम होते हैं, ये काम आएगी, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग कल्चर अलग अलग है। तो आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि यार ये काम कैसे करना है। बहुत बड़ा काम नहीं, एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालने का काम शुरू कर दो आप, आपको पहले ट्रेनिंग मिलेगी। मैं नहीं जब मानता कि मैं पेट्रोल डाल सकता हूं खुद से गाड़ी में, कहीं गड़बड़ कर दूंगा। तो वो पहले आपको ट्रेनिंग देंगे कि भैया ये काम कैसे करना है। आप मैकडॉनल्ड्स में जाते हैं, मैकडॉनल्ड्स में आपको हर तरह के काम करने पड़ते हैं। मैंने देखा है कई बारी मैकडॉनल्ड्स अगर आप जाओ तो कई लोग जो कैश पे खड़े होते हैं अगले दिन वही पीछे बर्गर बना रहे होते हैं, ऐसा भी होता है। तो उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है ना, तो दे ट्रेन अकॉर्डिंगली। सो ट्रेनिंग। देन उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब आपको ट्रेनिंग दे देगी, आप काम करेंगे। जब आप काम करेंगे तो साथ साथ आपकी परफॉर्मेंस को जज किया जाएगा। जाहिर सी बात है, परफॉर्मेंस जज करना उनका काम है। किसका? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का, जो स्टाफिंग कर रहा है। तो वो आपकी परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम जज करेंगे और आपकी परफॉर्मेंस पे अप्रेजल देंगे कि यार तू प्रमोट होने लायक है या नहीं, तेरे को सैलरी बढ़ने लायक है या नहीं। दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस। व्हाट इज इट कॉल्ड? परफॉर्मेंस अप्रेजल। मैं आपको बताता हूं, एक हल्का सा इसका उदाहरण देता हूं। हमारे काम में जब 1 साल हो गया तो हमारे बॉस ने हमें बुलाया कि यार तुम्हारा अप्रेजल डे है। अब अप्रेजल डे में आपसे क्या कहा गया? आपको यह बताया गया कि आप अपने की एरियाज बताइए कि आपने सारे साल में क्या क्या काम किया और ऐसे कौन से काम किए जिससे ऑर्गेनाइजेशन को कुछ बेनिफिट हो पाए। कानों में से धुआं निकलता है, यार क्या किया ऐसा, है ना। वो कहते हैं की अचीवमेंट एरियाज बता दो, KRAs। आपने KRA बता दो, लिख के दे दो। यार मैं तो गया, मैं एक लेक्चरर हूं, मैं क्या करूंगा, मैंने सारा साल पढ़ाया है यार, और क्या किया है। अब पढ़ाने से ऑर्गेनाइजेशन का क्या बेनिफिट हो रहा है मैं क्या बताऊं, क्या रिजल्ट, कौन सा रिजल्ट, कौन सा रिजल्ट। I will not be able to do that. It will be a difficult thing. That is called performance appraisal. कि तूने जो परफॉर्मेंस की है उसका अप्रेजल बता। तो दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। अगर आपको लगता है कि किसी को प्रमोशन देनी है, ट्रांसफर करना है, कर दीजिए। और फिर कॉम्पनसेशन डिसाइड करिए कि किसको कितनी आगे बढ़कर सैलरी मिलनी चाहिए, क्या फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, क्या ये पूरा आपको चक्र समझ में आ रहा है, हाँ या नहीं। दिस इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग में हम आ जाते हैं आगे रिक्रूटमेंट पर। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन करेंगे, काम हो जाएगा हमारा, आई बिलीव, है ना। मैं एक काम करता हूं यार, बहुत ज्यादा खराब है, ध्यान रखिए। रिक्रूटमेंट बेटा, मैंने जैसे अभी आपसे कहा, रिक्रूटमेंट का मतलब है लोग ढूंढना।
जो हमें लोगों की जरूरत है, जो हमने इससे पहले वाले स्टेप में मैन पावर प्लानिंग करी है, आइडेंटिफाई किया है कि कितने लोग चाहिए, कितने प्रकार के लोग चाहिए, उनको ढूंढना, साधन ढूंढना, सोर्सेज ढूंढना, जहां से वो लोग मिल जाएंगे, दैट इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट में हमारे पास देखिए, प्रोसेस ऑफ सर्चिंग एंड मोटिवेटिंग द कैंडिडेट्स के आइए प्लीज अप्लाई करिए, इतने काम को हम क्या कह देते हैं, रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट में हमारे पास दो सोर्सेज हैं, घर के अंदर या घर के बाहर हवाई जहाज लेके निकल जाए। घर के अंदर ही ढूंढ लें, अपने अपने ही एम्प्लॉइज को प्रमोशन ट्रांसफर दे दें, दैट इज इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, और बाहर से ढूंढ लें, दैट इज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ट्रांसफर, अच्छा इंटरनल में ट्रांसफर्स, प्रमोशंस, ये इंटरनल है बेटा। इंटरनल कौन से हैं, ट्रांसफर कर देना, बॉम्बे में लोग एक्स्ट्रा हैं, दिल्ली में चाहिए, ट्रांसफर कर दिए बॉम्बे से दिल्ली में, दैट इज कॉल्ड इंटरनल। प्रमोशन कर दिया, मैनेजर की पोस्ट खाली, असिस्टेंट मैनेजर 4 हैं तो इसको मैनेजर बना दिया, दैट इज इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। नाउ एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस ये है, एक तो सिंपल प्रोसेस है, मुश्किल नहीं है। अवॉइड ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन यानी कि इंट्रोडक्शन कराने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी अंदर का आदमी है। फैसिलिटेट्स मोटिवेशन, वो लोग मोटिवेट होते हैं जिनको आप प्रमोट कर रहे हो, है ना। इकोनॉमिकल है, क्योंकि बाहर से आदमी आपने ढूंढने नहीं है, सो इट इज मोर इकोनॉमिकल, पैसा बचता है आपको, आपको एडवर्टाइजमेंट और पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस ये सब नहीं आपको करना है, फॉलो नहीं करना है। देन रिड्यूसेस इम्बैलेंस, इम्बैलेंस का मतलब बॉम्बे में लोग ज्यादा हैं, दिल्ली में कम हैं, इम्बैलेंस है। अगर बॉम्बे वाले लोग शिफ्ट कर दूंगा, बैलेंस हो जाएगा, सो इम्बैलेंस मैनेज हो जाता है। सो दीज आर दी एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इसके डिसएडवांटेजेस, प्रमोट्स लेजीनेस, मुझे पता है मेरी ही प्रमोशन होगी, बाहर से कोई नहीं आएगा, मैं आराम से काम करूंगा, मुझे अपना पैशन दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे अपना पेन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है मेरी 2 साल के बाद प्रमोशन पक्की है, कोई बाहर से कंपटीशन नहीं आने वाला, तो मैं क्यों करूंगा काम, राइट। देन लेस चांसेस ऑफ फ्रेश टैलेंट, अंदर का ही टैलेंट है, बाहर से टैलेंट आ नहीं रहा। अवॉइड कंपटीशन, आप इनमें झगड़ा ही नहीं, अगर मैं बाहर से लाकर एक बॉस बिठा दूं तो फिर कंपटीशन भी तगड़ा है, आप कोई कंपटीशन है नहीं, काम होगा, जहां कंपटीशन होता है वहां काम होता है सर। आप नैरो स्कोप, इसका स्कोप नैरो है क्योंकि आपको अंदर से ही लोग ढूंढने हैं, तो अंदर के 4 लोगों में से एक को प्रमोट करना है, और बाहर से लाने होते तो 400 की चॉइस हो सकती थी, 4000 की चॉइस हो सकती थी। देन ट्रिम डाउन प्रोडक्टिविटी, क्योंकि आप लेजी हो गए तो प्रोडक्टिविटी गिर गई। नाउ एडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल, जो बेटा इसके डिसएडवांटेजेस थे वो उसके एडवांटेजेस होंगे। अभी डिसएडवांटेज क्या था कि आपके पास स्कोप कम है, आपको 4 ही लोगों में से एक को प्रमोट करना है, यहां पर तो स्कोप ही स्कोप है, 4 क्यों, 400, 4000, कितने में से भी लोग निकाल लो। सो दैट मीन्स इट हैज अ वाइडर चॉइस, अट्रैक्ट एक्सपीरियंस पर्सनल, न्यू टैलेंट, टॉप परफॉर्मेंस। मेरे ख्याल से समझाने की जरूरत नहीं है मुझे आपको, ये you're getting this। डिसएडवांटेजेस, लेंदी प्रोसेस, हाँ ये थोड़ा लेंदी होता है, इंटरनल में लेंदी नहीं होता, जल्दी जल्दी काम हो जाता है, ओरिएंटेशन देनी नहीं पड़ती, यहां पर ओरिएंटेशन देनी पड़ेगी, उसमें पैसे बचते हैं, इसमें पैसे ज्यादा लगेंगे, उसमें टाइम बचता है, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, उसमें इंटरनल लोगों को मोटिवेशन मिलती है, इसमें नहीं मिलेगी, उसमें इंटरनल लोग आपसे खुश रहते हैं, इसमें नहीं रहेंगे, है ना। तो यहां पर एक्सपेंसिव प्रोसेस, डिससैटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। नाउ इंटरनल और एक्सटर्नल का डिफरेंस, द एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल में आप कहां कहां से ढूंढ सकते हैं लोग, बेटा एक बार सिर्फ नाम पढ़ लेंगे, वेब पब्लिशिंग सबसे बड़ा आजकल तो वही है ना, आप अपने लिंक्डइन हो गया, या आजकल वो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप ये पोस्ट कर सकते हो, है ना, naukri.com, वर्क इंडिया, और ये सब बहुत सारे हैं, देयर नंबर ऑफ, तो इनमें आप अपनी नौकरी डाल सकते हैं और ढूंढ सकते हैं, अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर सकते हैं, वेबसाइट पे होता है वैकेंसीज का ऑप्शन। कैजुअल कॉलर्स, आपको किसी ने कॉल किया, उसको बुला लिया आपने, एडवर्टाइजमेंट दे दीजिए। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये सरकारी होते हैं, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ना, और मैं क्या कह रहा हूं। देन नेक्स्ट इज प्लेसमेंट एजेंसीज, बेटा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सरकारी और प्लेसमेंट एजेंसीज प्राइवेट। कैंपस रिक्रूटमेंट, जहां कॉलेजेस से आप जाकर आदमी ढूंढ कर ला रहे हैं, हाँ, दिस इज सरकारी। गवर्नमेंट, देन रिकमेंडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स यानी ठेकेदार,
एंड देन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ये सब आपका एक्सटर्नल है, ठीक है। डायरेक्ट मतलब नोटिस इज प्लेस्ड ऑन दी नोटिस बोर्ड के मजदूर चाहिए, आदमी चाहिए, सेल्समैन रिक्वायर्ड, कई दुकानों पे लिखा हुआ देखा होगा, राइट। अब आ जाते हैं हम, अगला प्रोसेस है सिलेक्शन का, बस इसको करते हैं खत्म फटाफट से। सिलेक्शन का प्रोसेस, जैसे मैंने आपसे कहा, सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, आपने लोग ढूंढ लिए हैं, लोगों को मोटिवेट कर दिया है, उन लोगों ने आपके यहां अप्लाई कर दिया, ये हो चुका है। आपने पहले ढूंढ लिया कि कितने लोग चाहिए, उन लोगों को ढूंढा कि कहां से मिलेंगे, और उन लोगों से मोटिवेट करके कि भैया आओ अप्लाई करो, उन्होंने अप्लाई कर दिया है। अब आप उन लोगों को रखने वाले हैं। तो सिलेक्शन का पहला प्रोसेस प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, ये अगर आप गाल चक्र पकड़ लेंगे बात खत्म। सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, लोग जो आपके पास आएंगे, जो आपके पास लोगों की एप्लीकेशंस आएंगी, उनकी स्क्रीनिंग होगी। कई बारी ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी होती हैं कि आप उसमें काम करना चाहते हैं। इंडिया में अमेरिकन एम्बेसी ने एक नौकरी निकाली। अब अमेरिकन एम्बेसी में एक छोटे लेवल की नौकरी भी आपको कई अच्छे पैसे देती, क्योंकि वो डॉलर में तनख्वाह देते हैं। मान लो वो आपको $1000 की तनख्वाह देते हैं, उनके लिए $1000 बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, आपके लिए 90,000 रुपए होते हैं मोटे मोटे। मजे आ गए। जिस आदमी को इंडियन कंपनी में 40 नहीं मिल रहे, उसको अमेरिकन एम्बेसी कितने दे रही है। अब अगर आप इनकी रिक्वायरमेंट देखोगे तो एनी ग्रेजुएट फ्लुएंट इन इंग्लिश, आजा भाई, क्लर्क रखना है। कितनी एप्लीकेशन आएंगी, अब सबको बुलाकर तो इंटरव्यू हो नहीं सकता। 5000 लोगों की एप्लीकेशन आ गई, 5000 इंटरव्यू लेगा कौन। 5000 इंटरव्यू लेते लेते तो साल निकल जाना है। तो हमने उसकी स्क्रीनिंग करी कि इनमें से बेस्ट कौन सी एप्लीकेशंस लग रही हैं, उनको बुलाते हैं। दैट इज प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। देन सिलेक्शन टेस्ट। आप सिलेक्शन टेस्ट कई तरह के हो सकते हैं। आप उसमें कोई IQ टेस्ट हो सकता है, कोई आपका किसी भी तरह के नंबर ऑफ आपके टेस्ट हो सकते हैं, वो आपके टेस्ट। देन इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होता है, कॉन्वर्जेशन, फेस टू फेस। एक 1 to 1 हो सकता है, 1 to many हो सकता है। एक पूरा बेंच बैठे और 4 लोग एक आदमी से इंटरव्यू ले रहे हैं, ये तो आपने देखे भी हैं, कई बार पिक्चरों में देखा। देन रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, कई जगह पर बैकग्राउंड चेक करना पड़ता है। मान लीजिए एक ज्वेलर को एक आदमी रखना है स्टोर के लिए। एक ज्वेलर को सिविल में एक ज्वेलर को स्टोर के लिए एक आदमी रखना है, जो स्टोर का इंचार्ज होगा। ज्वेलर का स्टोर समझते हो बेटा, वहां डस्टिंग के कपड़े नहीं पड़े होते हैं, है ना, वहां सोना पड़ा होता है। अब उसके लिए एक स्टोर का इंचार्ज रखना है। आज की डेट में इतना सा सोने का टुकड़ा भी अगर वो 2-2 4-4 दिन में ले जाएगा घर, थोड़े दिन में दुकान खोल लेगा बेटे, वो भी आएगा मर्सिडीज में। तो ये इसके लिए आपको उसकी बैकग्राउंड चेक करनी है, उसके रेफरेंसेस चेक करने हैं कि भैया ये आदमी विश्वास करने योग्य है या नहीं। देन उसके बाद सिलेक्शन डिसीजन आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्शन डिसीजन ले लिया आपने, अब आप मेडिकल एग्जामिनेशन कब करेंगे, जब आपका काम में फिजिकल एक्टिविटी है। मेडिकल एग्जामिनेशन पुलिस की नौकरी में, आर्मी की नौकरी में, यहां मेडिकल एग्जाम होता है। और कई बार हमने सुना है कि उसके सारे टेस्ट पास हो गए, मगर मेडिकल एग्जामिनेशन में वो फेल हो गया कि उसकी आईसाइट वीक थी, उसको नहीं रखा। नहीं रखते भाई, आईसाइट वीक है, तूने बंदूक चलानी है, सामने निशाना लगाना है, जाहिर सी बात है, हाँ या नहीं। बंदूक चलानी किसी और पे थी, अपने ही बंदे पे मार दी, तो अब वो मेडिकल चेकअप में रह गया बेचारा, तो होगा वहां पर। देन जॉब ऑफर, आपका मेडिकल चेकअप हो गया, अब आप उसको ऑफर दे दीजिए। वो एक्सेप्ट कर ले अच्छी बात, नहीं एक्सेप्ट करे तो आपकी किस्मत है। तो जॉब ऑफर देंगे, और जॉब ऑफर अगर वो आपका एक्सेप्ट कर लेता है, आपने ऑफर दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, आपके बीच में एक एग्रीमेंट बना, दैट एग्रीमेंट इज कॉल्ड एज एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। इज दैट ओके? गॉट माई पॉइंट?
तो सबसे पहले आपने एप्लीकेशंस को स्क्रीन किया, उसको बाद आपने सिलेक्शन टेस्ट लिए जो आपको लेने थे, इंटरव्यू लिया, रेफरेंस चेक हुआ, सिलेक्शन डिसीजन, मेडिकल चेकअप, जॉब ऑफर एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट. I hope I am able to explain all of them. Thank you. आज का ना वो सुनते जाइए बेटा.